स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गल्फ रीजन में हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली इजराइल ने अटैक किया है कतर पर। लेकिन कतर में किस पर अटैक किया है? हमास की टॉप लीडरशिप पे अटैक किया था। सवाल ये नहीं उठता है कि ये अटैक क्यों किया गया है, सवाल ये उठता है कि ये अटैक क्या कतर ने खुद करवाया है इजराइल से? क्या यूएसए को पता था इसके बारे में? ट्रंप न्यू, इजराइल न्यू एंड कतर न्यू। इन सब को पता था ये अटैक एक प्री प्लान तरीके से किया गया था। क्यों ऐसा हुआ कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए कतर को एक मीडिएटर स्टेट की तरह, जो कि हमास में या फिर गल्फ स्टेट में और इजराइल में मीडिएशन करवाते हैं, लेकिन उनको अब हमास एक डेड वेट की तरह लगने लगा, एक भार लगने लगा। क्योंकि हमास देखा गया कि जहां जहां पर भी उनके हेडक्वार्टर्स थे, थोड़ी थोड़ी मीटिंग्स होती थी, ऑफिशियल्स बात कर पाते थे आगे प्लानिंग की। चाहे वो ईरान हो, वहां पे आपने देखा किस तरीके से यूएस ने अटैक किया अपने बॉम्बर्स के साथ, B-2 बॉम्बर्स के साथ। तो हम कतर को ये समझ में आया कि हमास का फेवर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब इस मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए क्या कतर ने ये प्लानिंग की कि हम नेगोशिएट करें हमास को और हॉस्टेज बना दें हमास को। तो उन्हें समझ में आया कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्हें एक चीज समझ में आती है कि हम क्यों नहीं इजराइल के साथ बात करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम समझते हैं, फैक्ट्स के साथ एनालाइज करते हैं कि ये जो अटैक हुआ, क्या इस अटैक को बचाया जा सकता था? अगर कतर बचाना चाहता, यूएसए भी बचा सकता था जो कंडेम कर रहे हैं आज। तो सवाल ये उठ रहा है कि कतर ने ही ये अटैक करवाया है, अपनी सॉइल में करवाया है और अपनी कैपिटल दोहा में करवाया है, एक प्रेस्टिजियस होटल में करवाया है, टॉप लीडर्स ऑफ हमास को एलिमिनेट करने के लिए करवाया है। तो अभी न्यूज़ ये है, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो टॉप लीडरशिप है हमास लीडर खलील अल हया, किल्ड और नॉट किल्ड, बेसिकली वो सर्वाइव कर चुके हैं, बट वो भी कहां पर है इसके बारे में पता नहीं है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज इजराइल अटैक्स हमास लीडर्स इन कतर, और ट्रंप सेज ही इज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। The point is, US is saying, I am unhappy about it. इस तरीके से इजराइल को अटैक नहीं करना चाहिए। जब आप एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे यूएस और इजराइल का, you will get to know US always favors इजराइल। इजराइल जहां भी अटैक करता है और इजराइल अगर कैपेबल नहीं अटैक करने के लिए, तो यूएस उसकी मदद करता है। हम देख चुके हैं ईरान में किस तरीके से फोर्डो और नटांस फैसिलिटी को यूएस अपने B-2 बॉम्बर्स के साथ डिस्ट्रॉय करते हैं। इजराइल स्ट्राइक्स कतर इन एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट हमास लीडरशिप। हमास लीडरशिप को खत्म करने के लिए अटैक किया गया, और न सिर्फ यूएस ने कंडेम किया है इसको कतर ने भी कंडेम किया है। कतर ने भी ये कहा कि अरे ये कैसे हो गया, हमें समझ में नहीं आया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंडेम किया है इसको। सबने कंडेम किया एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल ने कहा कि कोई भी ऐसा देश जो सैंक्चुरी देगा या कोई भी पीस टॉक्स के लिए भी बात करेगा, नेगोशिएशन के लिए भी बात करेगा हमास से, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो कतर हो। September 9, 2025, blast hit a residential area in the Doha, the capital of Qatar. Israeli officials said the operation targeted Hamas political leaders that have gathered there for peaceful negotiation. Now, अब हमास के पास ये भी नहीं रह गया, हमास के पास कि वो बात भी करें। So, Gaza is almost gone. गजा के पास अब negotiation tactics भी नहीं छोड़ रहा है इजराइल। What actually happened? The assassination Hamas called the entire negotiation process का assassination कर दिया गया। अब कोई negotiation नहीं होगी, अब इजराइल सिर्फ और सिर्फ अटैक के भाषा में ही समझाया जा सकता है। हमास टॉप लीडर्स खलील अल हया killed by इजरायली दोहा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, जो कि अभी कहा जा रहा है कि नहीं, इट हैज नॉट हैपेंड लाइक दिस। नाउ अगर आप मैप पे देखोगे तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यूएसए को भी पता था, कतर को भी पता था और इजराइल को भी पता था। 3 थ्योरीज निकल के आ रही कि किस तरीके से किया जा सकता था ये। आप मैप पे देखेंगे, ये है दोहा, ठीक है, और ये है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अटैक, और यहां पर है यूएस का सेंटकॉम यानी यूएस का एयरबेस। यूएस को एक इनकमिंग अटैक के बारे में पता न चल पाए, उनके रडार्स को, उनके सेंसर्स को, ये मानना थोड़ा सा ज्यादा हमें गलत लग रहा है। यूएस एयरबेस को पता चलता था, वो पुट डाउन कर सकते थे इस लोकेशन पे जहां पर अटैक हुआ है। यूएस ऑलरेडी न्यू कि यहां पर अटैक होने वाला है। द अटैक साइट इज रफली 30 से 35 किलोमीटर। अगर मैं एयर डिफेंस की भाषा में बोलूं तो बहुत पास, बहुत ज्यादा पास। फ्रॉम अल उदैद एयर बेस, सेंटकॉम्स
forward nerve center of the largest US base in the region protected by US. और कतारी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं जहां पर थर्ड मिसाइल सिस्टम्स लगी हुई हैं। कतार का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इट हैज थर्ड मिसाइल सिस्टम्स प्रोवाइडेड बाय इजराइल। हाउ डिड अ स्ट्राइक ऑकर देयर? किस तरीके से वहां पे स्ट्राइक हो गई और यूएस को बाद में पता चलता है और वो कंडेम भी कर रहे हैं। दैट क्वेश्चन फिल्स द थ्योरीज। कुछ सवाल निकल के आते हैं इसमें कि दाल में कुछ तो काला है। क्या ये थिएट्रिक्स प्ले किया जा रहा है? दुनिया को दिखाने के लिए एक थिएट्रिक्स चल रहा है कि अरे हमारी सॉइल पे अटैक कैसे हो गया, और यूएस भी कंडेम कर रहा है। क्या ये प्री प्लान्ड मूव था? क्या कतर ने ही ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप आओ हमारी सॉइल पे अटैक करो और हम बताएंगे कि किस समय पे अटैक करना है? कोर कॉन्फ्लिक्ट। कतर हैज फॉर डिकेड होस्टेड Hamas political office selling itself as the indispensable mediator state। क्यों mediator state बनता था? क्योंकि उसको leverage मिलती थी। अब वो जो leverage थी वो खत्म होने लग गई थी, क्योंकि हमास जो है अब ग्लोबल स्टेज पर अरब वर्ल्ड के कुछ भी नहीं कर पा रहा था हमास, तो उसकी leverage खत्म होते हुए दिखी। Why does Qatar host Hamas political office? तो ये नेगोशिएशंस 10 साल से चल रही थी। हमने देखा बहुत सारी पीस डील्स की भी बात हो रही थी, बट दैट नेगोशिएशन फ्लॉप्ड प्रॉपरली। तो जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो इन बातों पर डिपेंड करता है। इजराइल ओवरराइडिंग गल्फ सोवरेनिटी। क्या इजराइल ने पूरे गल्फ की सोवरेनिटी पे ही सवाल उठा दिया ये अटैक करके? क्योंकि सऊदी अरेबिया जॉर्डन से होते हुए एयरक्राफ्ट आए थे अटैक करने। सऊदी अरेबिया जॉर्डन को भी पता नहीं चला क्या, या फिर वो जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाए? दैट इज द क्वेश्चन। जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। कतर कोवर्टली स्विचिंग द साइड्स। क्या उसने सेल कर दिया अपना ये मीडिएशन स्टेटस? क्या उसने सेल कर दी वो इंफॉर्मेशन हमास की? क्या उसने ट्रस्ट अपना सेल कर दिया? जो जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट उसने 10 साल में बिल्ड किया था, 1 डिकेड में, वो सेल कर दिया। अ हाई रिस्क हाई मैसेज ऑपरेशन दैट एवरीवन टॉलरेटेड फॉर डिफरेंट रीजंस। हर आदमी ने टॉलरेट किया, किसी ने कुछ अभी तक रिटेलिएट नहीं किया इसको। द प्राइस ऑफ मीडिएशन, हाउ कतर कुड रिस्पॉन्ड टू इजराइल्स अटैक। इस प्राइस ऑफ मीडिएशन, अब ये जो है क्वेश्चन मार्क है, कतर की सोवरेनिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। क्या कतर आगे जाकर के जो अपनी गैस इकोनॉमी को फोकस कर रहा है, क्या आगे जाकर के कोई और जियोपॉलिटिकल कंट्री उस पर भरोसा कर पाएगी किसी भी प्रकार के मीडिएशन के लिए? तो एक जो जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट था वो कतर कहीं ना कहीं लूज करेगा इसके बाद। हम देखते हैं एक बार सारे स्टेक होल्डर्स क्या क्या थे इसमें। सबसे पहला स्टेक होल्डर कतर, क्योंकि उन्हीं की जमीन पर अटैक होता है। वी टॉक टू एवरीवन एंड अ फ्रेंड टू एवरीवन इज अ फ्रेंड टू नन। Hosting Hamas decade, Hamas made Doha a gatekeeper in hostage ceasefire talks। हम gatekeeper थे। जब भी ceasefire की बातें होती थी, de-escalations की बातें होती थी, तो हमने बहुत अच्छे से मीडिएट किया है। कतर अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखना चाहता है। इजराइल का क्या कहना है? डीकैपेसिटेट हमास लीडरशिप। हमास की लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर देंगे, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी देश में उनको सैंक्चुरी नहीं मिलनी चाहिए, पनाह नहीं मिलनी चाहिए बात करने के लिए या कुछ भी प्लान करने के लिए। एवरीवेयर डेमोन्स्ट्रेट और आउटरीच। वो दिखाना चाहते हैं कि हर देश में घुस जाएंगे हम, चाहे हम तेहरान में भी घुस जाएंगे, ईरान के अंदर। फोर्स अ नेगोशिएशन ऑन इट्स ओन टर्म्स। अपने टर्म्स पे ही नेगोशिएट करेंगे गजा की चाहे कोई भी बातचीत हो। तो इजराइल का स्टैंड हमें समझ में आता है। हमास लीडरशिप क्या कहता है? एक्सटर्नल लीडरशिप इन दोहा वाज सेंट्रल टू टॉक्स। यानी कि जब हम हमास की जो टॉप लीडर्स हैं वो जब दोहा में एक टॉप होटल में बैठ के बात करते हैं, बहुत जरूरी है ऐसे नेगोशिएशंस करना जिससे एक सीज फायर डीस्केलेटरी मेजर्स के थ्रू हम सॉल्यूशंस निकाल सकें। वो बहुत फायदेमंद चीज होगी। द स्ट्राइक थ्रेटन्स द कोहेशन। अब इस स्ट्राइक के बाद हम किसी और देश पे भरोसा नहीं कर पाएंगे जब हम अपने कतर पे नहीं कर पाए जिसके साथ हमें इतने समय से भरोसा था। कोहेशन एंड बार्गेनिंग पावर। तो इनकी बार्गेनिंग पावर भी कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दी। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्लोबल सारे जियोपॉलिटिक्स में एक अलग स्टेक होल्डर यूनाइटेड स्टेट्स। फ्री हॉस्टेजेस, अचीव सीज फायर, प्रोटेक्ट गल्फ स्टेबिलिटी एंड यूएस बेसिंग। यूएस ने अपने बहुत सारे मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं, कतर में भी मिलिट्री बेस है। उसका फायदा क्या हुआ अगर आप रोक ही नहीं पाए? तो आपकी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि आपको पता ही नहीं चल पाया और वहां पर अटैक हो जाता है टॉप लीडरशिप ऑफ हमास पे? क्या आप सच में पीस डील चाह रहे थे या फिर आप अपने पेरेनियल अलाई इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे? यहां पर यूएस के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठता है। ईरान, इजिप्ट, अगर आप मैप पे देखोगे तो यहां पर है दोहा, कतर, एंड यू विल फाइंड हियर इजिप्ट,
टर्की एंड ईरान साइड में है यहां पर, ठीक है। इनको इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि 10 सितंबर के पहले कुछ तो होने वाला है हमास से रिलेटेड, इंटेलिजेंस थी इनके पास। इस इंटेलिजेंस के होने की वजह से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आती है। दैट थ्योरी इज कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। दिस अटैक इज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक बिकॉज ईरान फ्रेम्स इजराइल्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स एज एस्केलेटरी। इजराइल ने, आपने देखा होगा कि तेहरान के अंदर घुस करके टॉप लीडर्स को किस तरीके से मारा विदाउट देयर प्रेजेंस। मोसाद की कैपेबिलिटीज हैं, उनके अलग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो वहां पर इस तरीके के काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उस इक्विपमेंट के अंदर पहले से ही चिप्स लगी हुई थी जो ब्लास्ट कर गए थे। तो ईरान फ्रेम्स इजराइल्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स एज एन एस्केलेटरी मेजर्स। आप दूसरे की कंट्री में जाकर के मार रहे हो, दिस इज रॉन्ग। इजिप्ट और टर्की रिपोर्टेडली कॉशन्ड। इन्होंने कहा, इजिप्ट और तुर्की ने, कि नहीं, आप ऐसा मत मीटिंग करो वहां पर हमास को। ऑन सिक्योरिटी टाइटनिंग एडिंग इंट्रीग टू हाउ एक्सपोज्ड दोहा बिकेम। तो दोहा पहले से ये खबरों में थी ये बात कि दोहा में जो है कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसका मतलब तभी हो सकता है कि ऐसा नहीं था कि कतर को बिल्कुल पता नहीं था। कतर को पता था, या तो कतर को पता था ऐसा अटैक होने वाला है और कतर ने ये चूज किया कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, हम अपने एयर डिफेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउ 3 बातें हैं। देयर इज नो पब्लिक वेरीफाइड एविडेंस। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं कि कतर ने ही इसको प्लान किया होगा, अटैक ऑन इटसेल्फ। बट यहां पे कुछ कंपेलिंग थ्योरीज जरूर है जो एनालिस्ट कह रहे हैं। उनका कहना है कि डिड कतर बैकस्टैब हमास? क्या उसने सच में हमास पे अटैक किया? उसको समझते हैं। पहली थ्योरी क्या है? द टैसिट ग्रीन लाइट, यानी कि जो कतर है उसने खुद ही कह दिया कि दोहा में इस समय मीटिंग होगी और आप अटैक कर सकते हो। दैट प्रॉक्सिमिटी मेक्स द नोबडी न्यू स्टोरी साउंड इम्प्रोबेबल टू मेनी ऑब्जर्वर्स। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अल उदैद जो है यहां पर, डिस्टेंस फ्रॉम अल उदैद टू सेंट्रल दोहा 30 से 35 किलोमीटर है, ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर मात्र। और यूएस का जो एयरबेस है वो बहुत पास है। तो कतर भी नहीं कह सकता है कि हमें पता नहीं था और यूएस भी नहीं कह सकता है कि हमें भी पता नहीं था। इसका मतलब है कि ग्रीन सिग्नल किसके तरफ से था? ऑलरेडी कतर की तरफ से था। कतर के पास थर्ड जो एक्विजिशन है, ये मिसाइल्स आप देख सकते हैं, ये मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता था उनको पुट डाउन करने के लिए, उन अटैक को रोकने के लिए। इजराइल रिपोर्टेडली यूज्ड लो ऑब्जर्वेबल मेथड्स दैट कतारी ऑफिशियल सेड वर नॉट डिटेक्टेड बाय द थर्ड ने डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि इनके जो रडार्स में चिप्स लगे हुए थे वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे सही से मिसाइल्स को। ये थ्योरी भी गलत होती हुई। और उसका मेन रीजन ये था कि कतार को लगा कि अब इन नेगोशिएशंस का कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई लेवरेज नहीं मिल रहा है। तो नेगोशिएशंस हैड स्टॉल्ड, फ्रस्ट्रेशन वाज राइजिंग। तभी उन्होंने इसको सेल आउट कर दिया एक डेड वेट की तरह। प्लस जब अटैक होता है, जैसे ही किसी देश पर अगर अटैक करेगा कोई दूसरा देश, तो वहां पर एक पैनिक वाली सिचुएशन होती है, देयर इज अ बिग पैनिक। बट यहां पर हमें किसी भी प्रकार का पैनिक नहीं दिखा। बड़े काम कंपोज तरीके से इन्होंने आराम से कंडेम किया। कतार कंडेम द स्ट्राइक एंड वोट टू कीप मीडिएशन भी, बट अवॉइडेड एनी काइंड ऑफ पैनिक और मोबिलाइजेशन थिएट्रिक्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डिफेंस को मोबिलाइज करें। जैसे आपने देखा होगा पोलैंड पर अटैक हुआ, उन्होंने किस तरीके से अपने डिफेंस एंड मिलिट्री को स्क्रैम्बल किया। यहां पे किसी भी प्रकार की कोई स्क्रैम्बलिंग नहीं होती है। तो ये म्यूटेड पब्लिक पॉस्चर ये बताता है कि कतर हैड ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, विल नॉट टॉलरेट दिस रेकलेस इजरायली बिहेवियर। कतर ने कहा तो पब्लिकली, बट पीछे से अपने डेड वेट को कम किया। इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल थिएट्रिक्स थे ये। सेकेंड थ्योरी कहती है ब्लाइंड साइडेड बाय द स्टील्थ एंड स्टैंड ऑफ, यानी कि इजराइल जो है इतना कोवर्ट तरीके से ऑपरेशन करता है कि कतर को पता ही नहीं चल पाया। इजराइल्स प्रूवन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्लेबुक, दूसरे देश में पे जा करके मोसाद की जो कैपेबिलिटीज हैं अटैक करने की, वो पार एक्सीलेंस है। पता ही नहीं चल पाया कतर को और ऐसी चीजें हो गई। 2024 में भी आप देखोगे तेहरान असैसिनेशन ऑफ हानिए शोकेस मोसाद्स कंफर्टेबल नॉन ट्रेडिशनल अटैक वेक्टर्स। तो ये ट्रेडिशनल नहीं, नॉन ट्रेडिशनल अटैक वेक्टर्स का प्रयोग यहां पर कर लेते हैं। डिफेंस मिसमैच इट वाज फ्लैग्ड हाउ क्लोज द स्ट्राइक्स वाज टू द यूएस बेस। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर बैलिस्टिक क्रूज
थ्रेट्स कि अगर बैलिस्टिक या क्रूज थ्रेट्स आएंगे तो उसको हम कर सकते हैं, बट ये इन्वेलप नहीं कर पाते, इनको पता ही नहीं चल पाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देव इंटेंशनली वो वर्क नहीं कराए गए। थर्ड थ्योरी निकल के आती है कोअर्स्ड कंसेंट और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। कोअर्स्ड कंसेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कतर प्लान तो नहीं किया, नॉर इट वॉज टोटली इन द डार्क। उन्हें पता था अटैक होने वाला है, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आप आओ और अटैक करो, आप हमास लीडरशिप को एलिमिनेट करो, इस एक डेड वेट को हटाओ हमारे तरफ से। इट वॉज कंसर्न्ड amid escalating Israeli threats and US Gulf pressure। एक प्रेशर था यूएस का गल्फ में कि भाई why Qatar is supporting Hamas for the peace talks to send a message to the Hamas and preserve the bigger picture। अपने बिगर पिक्चर, अपने बिगर इमेज के लिए उन्होंने सेल आउट कर दिया अपने इस ट्रस्ट को। तो कितना सही है और कितना गलत है? क्या किसी देश को ऐसा करना चाहिए? इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग कि वो सीधा मना कर सकते थे कि हम ऐसे पीस नेगोशिएशंस को आगे फॉरवर्ड नहीं लेके जाएंगे। ये ज्यादा क्रेडिबिलिटी में ऐड करता, जियोपॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है कतर की उस पर ऐड करता। नाउ कतर खुद एक सिचुएशन में फंस चुका है जहां पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस थिएट्रिक्स को आगे कंटिन्यू कैसे करना है। थ्रेट्स ऑफ परसेप्शन आफ्टर दोहा, नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा, वार्न्ड कतर अबाउट हार्बरिंग हमास एंड हिंटेड इजराइल कुड स्ट्राइक अगेन। यानी कि वहां पे जो सिविलियंस रह रहे हैं उनको भी एक खतरा बना हुआ है कि क्या अगर एक बार इजराइल अटैक कर सकता है तो वो हमारे सिविलियंस को फिर से अटैक कर सकता है। तो जो देश की जो सिक्योरिटी है वहां पे सिविलियंस में एक रक्षक है, एक परेशानी है कि दोबारा अटैक हमारी सॉइल पे हो सकता है। सो टॉप लीडरशिप ऑफ कतर मस्ट हैव थॉट अबाउट इट कि हम ऐसी चीजें अलाउ करें कि नहीं करें। तो थ्रेट्स ऑफ रिसेप्शन दोबारा बना रहेगा, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कतर का ये डिसीजन किसी भी थ्योरी के हिसाब से कतर को ये मानना पड़ेगा कि या तो उन्हें पता था या तो उन्होंने प्लान किया था इस अटैक को अपनी सरजमी पे। क्या ये सही था या गलत था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेरी गुड न्यूज, करंट अफेयर्स। अब आपको पता है सारे एग्जाम्स आते हैं, वहां पर करंट अफेयर्स ब्रेड एंड बटर की तरह काम करता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी। ₹1 में एक गिव अवे प्राइस में आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, वेयर यू कैन फाइंड, जहां पर आपका 1.5 साल का करंट अफेयर्स, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ना कि पूरा हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब कंपाइल्ड हैं, लेक्चर्स हैं उनके और हैंडआउट्स हैं। 25 या 30 घंटे के लेक्चर्स होंगे जो बहुत आराम से आप कर सकते हो। हैंडआउट्स हैं, इससे फायदा क्या होगा कि आपका एक नॉलेज बेस बन जाएगा करंट अफेयर्स के, हाई यील्डिंग टॉपिक्स का, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का। इसके बेसिस पे आप अपनी नोट्स को और अच्छा बना सकते हो आगे। दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सिविल सर्विसेज का, चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे होगे चाहे यूपीएससी दे रहे होगे, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, जरूर इसका फायदा उठाइए। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है ये ऑफर। देन स्टडी IQ के सारे कोर्सेज की फीस आज रात को 11 बजे के बाद बढ़ जाएगी। 12 सितंबर 11 PM ऑनवर्ड्स इट विल इंक्रीज। जल्दी से जल्दी, बिकॉज कुछ घंटे बचे हुए हैं आपके पास, फायदा उठाइए। आप यूज कीजिए ART लाइव कोड बिफोर दिस प्राइस हाइक्स। ये एप्लीकेबल होगा यूपीएससी के सारे कोर्सेज पे, ये एप्लीकेबल होगा स्टेट पीसीएस के सारे कोर्सेज पे, ऑप्शनल पे एंड जुडिशरी पे। तो आप जो भी कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो, कोई भी डाउट है आपको किसी कोर्स से रिलेटेड कि मेंटोरशिप कैसे होगी, टेस्ट सीरीज कैसे होगी, एक प्लान्ड मैनर में 2027-2028 के लिए किस तरीके से कोर्सेज लेके जा रहे हैं हम, तो आप रीच आउट भी कर सकते हो एट दिस नंबर 7303212303। सो आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द कोर्स। यूज दिस कोड ART लाइव कोड का प्रयोग कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।